हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DRDO के पूर्व विज्ञानी डॉक्टर VK जैन ने किसके साथ मिलकर एक स्पेशल इलेक्ट्रोड तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सुमन, बी है डॉक्टर रंजीत, सी है आशीष त्रिपाठी और डी है प्रोफेसर आदित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुमन। DRDO के पूर्व विज्ञानी ने 2 वर्ष के शोध के बाद ऐसा उपकरण तैयार किया है जिससे पर्यावरण को दोहरा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने ऐसा स्पेशल इलेक्ट्रोड तैयार किया है जिसे गंदे पानी में डालने पर पानी साफ होगा और बिजली भी बनेगी। यह इलेक्ट्रोड गंदे पानी से तब तक बिजली बनाएगा जब तक पानी साफ नहीं हो जाएगा। एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी के प्रोफेसर व विज्ञानी डॉक्टर VK जैन और डॉक्टर सुमन ने मिलकर इस विशेष इलेक्ट्रोड को तैयार करने का सफल प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड है इसे किसने बनाया है? तो DRDO के पूर्व विज्ञानी डॉक्टर VK जैन और एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी जो संस्थान है इसके प्रोफेसर डॉक्टर सुमन ने मिलकर के इसे बनाया है। और दोस्तों, ये जो संस्थान है ये नोएडा में स्थित है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये जो एक विशेष प्रकार का उपकरण है, ये इलेक्ट्रोड है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसे घर में, शौचालय में, फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन युक्त और गंदे पानी को साफ करने के साथ बिजली उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका प्रयोग ट्रेन में भी किया जा सकता है। और दोस्तों, 4 से 8 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके घर में LED बल्ब को भी जलाया जा सकता है। और अगर इस इलेक्ट्रोड की कीमत के बारे में देखें तो इसकी कीमत है करीब 200 रुपये। और इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से पानी को साफ किया जा सकेगा और बिजली भी उत्पादित की जा सकेगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो DRDO के पूर्व विज्ञानी डॉक्टर VK जैन और डॉक्टर सुमन ने मिलकर के इसे तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कोडीन और फार्मा ओपियाइड आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठाएगी। कोडीन और फार्मा ओपियाइड दवाएं जैसे ट्रेमडोल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दोस्तों यहाँ पर रोकने हैं के लिए मई महीने में राज्य में गहन अभियान चलेगा। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में विशेष एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के निर्माण से संबंधित मुद्दे राज्य में सभी दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण को बढ़ाने, राज्य में फॉरेंसिक क्षमता को बढ़ाने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध खेती या तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया जाने का फैसला लिया गया है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लिया गया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादन देखेंगे। तो अगर कृषिगत उत्पादों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहले स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में आलू, मसूर, हल्दी और मेथा ऑयल जिसे पेपरमेंट कहते हैं, तो ये जो कृषि उत्पादन है इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश कुल पशुधन के मामले में, दुग्ध उत्पादन के मामले में, आम उत्पादन और आंवला उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार प्रदेश के किस शहर में ट्विन पियर कैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है आगरा, सी है कानपुर और डी है नोएडा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर।
डबल टी गार्डर के बाद अब कानपुर मेट्रो में एक और नया प्रयोग किया गया है। देश में पहली बार कानपुर में ट्विन पियर कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विन पियर कैप सड़क के एक ही तरफ अगल बगल बने 2 पिलर पर तैयार किए गए हैं। डिपो लाइन पर 7 ट्विन पियर कैप तैयार होने हैं, जिसमें 3 का निर्माण हो चुका है। इन 7 ट्विन पियर कैप में 3 ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट को आधार देने में इस्तेमाल होंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कानपुर में देश में पहली बार ट्विन पियर कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्विन पियर कैप होता क्या है, तो ट्विन पियर कैप जो है सड़क की एक ही तरफ अगल बगल बने 2 पिलर पर तैयार किए गए हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये होते हैं ट्विन पियर कैप। इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो कानपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष में एलिजाबेथ से शादी की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1940, बी है 1943, सी है 1945 और डी है 1947। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1947। क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। वे लगभग 7 दशकों तक ब्रिटिश शाही परिवार में एक अग्रणी व्यक्ति थे। एडिनबर्ग के ड्यूक जैसा कि वे आधिकारिक तौर पर जाने जाते थे, उनकी पत्नी के 69 साल के शासनकाल में ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहे। एक ग्रीक राजकुमार, उन्होंने 1947 में एलिजाबेथ से शादी की थी। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, उनके जो पति थे प्रिंस फिलिप, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये एडिनबर्ग के ड्यूक के आधिकारिक तौर पर जाने जाते थे। और इन्होंने जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, इनसे कब शादी की थी, तो 1947 में इन्होंने एलिजाबेथ से शादी की थी। और ये ग्रीक देश के निवासी थे, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इलास्टिकॉप्टर नामक एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदू कॉलेज दिल्ली, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी हैदराबाद और डी है आईआईटी कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी हैदराबाद। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी विकसित किया है। यूएवी समायोज्य है जो विभिन्न आकारों और माप के पैकेट उठाने में मदद करते हैं। इलास्टिकॉप्टर नामक ड्रोन वाहन को रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर आरआरसी आईआईटी हैदराबाद के 24 वर्षीय सूरज बूनागिरी ने विकसित किया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मानव रहित हवाई वाहन है, इसे किसने बनाया है, तो आईआईटी हैदराबाद के 24 वर्षीय सूरज बूनागिरी ने इसका निर्माण किया है। अब यहाँ पर जो यूएवी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे किसने विकसित किया है, तो आईआईटी हैदराबाद के एक छात्र ने इसे विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने अपना ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर हैंडबुक लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है फिक्की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नीति आयोग ने 10 अप्रैल 2021 को अपना ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर हैंडबुक लॉन्च किया। यह हैंडबुक भारत में ओडीआर को अपनाने के लिए व्यापारिक लीडर्स को निमंत्रण है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है उसने अपना ऑनलाइन विवाद समाधान हैंडबुक लॉन्च किया है। और ओडीआर यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तो ये सारी चीज़ें नीति आयोग से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की 2021 की पहली बैठक की मेज़बानी की? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है भारत, सी है चीन और डी है ब्राज़ील। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की 2021 की पहली बैठक की मेज़बानी की। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने की। बैठक में सभी ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हुए। बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रिक्स की पहली बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो भारत ने इसकी 2021 की जो पहली बैठक है उसकी मेज़बानी की। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स है इसमें जितने वर्ड हैं ये कंट्री के नाम है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स में सम्मिलित देश भी हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो संघाई चीन में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी है दिल्ली, सी है जम्मू कश्मीर और डी है हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना एवं सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। इन मोबाइल ऐप के जरिए वहां के निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं एवं उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोग इस ऐप पर फील्ड स्टाफ द्वारा अपडेट किए गए डाटा के जरिए वहां चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अब जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। तो विंटर की जो कैपिटल है वो होती है जम्मू और जो समर की कैपिटल है वो है श्रीनगर। तो ये आपको कैपिटल अच्छे से ध्यान रखनी है। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उषा राव मोनारी ने निम्न में से किसकी अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक रूप से भूमिका संभाली है? ऑप्शन नंबर ए है यूनिसेफ, बी है WHO, सी है यूनेस्को और डी है UNDP। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, UNDP। भारत की उषा राव मोनारी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक रूप से भूमिका संभाली है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा फरवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। राव मोनारी ने मोरद वहवा का स्थान लिया जो मई 2019 से एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत की उषा राव मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक रूप में इन्होंने भूमिका संभाली है। और यहाँ पर जो UNDP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 22 नवंबर, आपको अच्छे से ध्यान रखना, 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना हुई थी।
और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों यूएनडीपी है क्या, तो गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों में ये यूएनडीपी काम करता है। तो ये आपको यूएनडीपी से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किसने ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय पहल का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, बी है अर्जुन मुंडा, सी है ए और बी दोनों, और डी है पीयूष गोयल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अप्रैल 2021 को ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय पहल का शुभारंभ किया। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहुहित धारक पहल है। इस पहल को पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया है। इस पहल का मकसद भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अनामय पहल है इसका शुभारंभ किसने किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका शुभारंभ किया है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका मकसद है भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना इस पहल का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे 11 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, बाराबंकी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी है कालिदास, सी है तुलसीदास और डी है रसखान। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।